नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता के बीच बीजेपी में भी हलचल है। चुनावों के मद्देनजर बीजेपी संगठन में बदलाव की बात है, तो साथ ही पीएम मोदी भी अपनी कैबिनेट में नई और मजबूत टीम की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ पीएम मोदी आज कैबिनेट बैठक करने जा रहे हैं। इसी बैठक में मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड दिया जा सकता है। कैबिनेट विस्तार में मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी चौबे, पशुपति पारस, आर.के. सिंह, महेंद्र नाथ पांडे, अजय मिश्र टेनी की कुर्सी खतरे में है। तो वही चिराग पासवान, संजय जायसवाल, राम कृपाल यादव, सी.आर. पाटिल, रंजिता कोली, दिया कुमारी और किरोड़ीलाल मीणा को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। उधर संगठन में बदलाव का मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को ही राष्ट्रीय महासचिवों और सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मीटिंग में 6, 7 और 8 जुलाई को पार्टी महासचिवों और मोर्चे के अध्यक्षों की क्षेत्रीय नेताओं के साथ होने वाली बैठक का रोड मैप तैयार किया गया। तो जाहिर है कि संगठन और कैबिनेट में नई टीम की कवायद तेज हो रही है। ऐसे में नई टीम में किसकी एंट्री होती है और किसका पत्ता साफ, ये देखना काफी अहम होगा। लगातार महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को देखें या उत्तर प्रदेश या बिहार में, महाविपक्ष लगातार जो चाले चल रहा है उसके खिलाफ एक रणनीति सत्ता पक्ष के पास रखी हुई है। और ये रणनीति सत्ता पक्ष की ऐसी रणनीति है जो विपक्ष को लगातार सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। लेकिन विपक्ष है कि लगातार चूक करता जा रहा है और बीजेपी उसका फायदा उठाने में पूरी तरह कामयाब हो रही है। बात बिहार की हो, बात उत्तर प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, सब जगह बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत छत्रपों को इस कदर कमजोर कर दिया है कि वो सोचने पर विवश है कि कैसे राज्यों में लड़ेंगे और कैसे देश का जो 24 का आम चुनाव है उसमें बीजेपी का सामना करेंगे और बीजेपी को शिकस्त देंगे। और ये शिकस्त होती लग नहीं रही है, क्योंकि आप देखेंगे जो बैठक शिमला में होने वाली थी वो फिर बेंगलुरु में शिफ्ट हो गई और बेंगलुरु की बैठक भी अब आप देखेंगे तो उसकी डेट बढ़ गई है। ऐसे में अगर डेट बढ़ रही है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा बीच में भारी अंतर है जो विपक्ष जिसे पूरा नहीं कर पा रहा है। और ये जो रिक्त स्थान है, अगर इसकी पूर्ति समय से नहीं होती है तो समझ लीजिए कि विपक्ष बीजेपी का सामना करने में नाकामयाब है और बीजेपी फिर 2024 में पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर विपक्ष को शिकस्त देने के लिए तैयार बैठी है। अब ऐसे में विपक्ष का जादू चल नहीं रहा है, बल्कि विपक्ष के लोग धीरे धीरे करके टूट रहे हैं और ये टूट फूट विपक्ष को जमीन पर ले आई है। और अगर आगे कुछ और होता है, क्योंकि लगातार फोन कॉल जा रहे हैं और उन छत्रपों के पास जा रहे हैं जिनसे उम्मीद है और जिनको उम्मीद है। अब ऐसे में उम्मीद का ये दौर विपक्ष को कितना कमजोर करेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर कैसे इस रणनीति का तोड़ निकाला जाए। सत्ता पक्ष ये समझ बैठे कि हाँ अब लड़ाई बराबर की है, लेकिन बराबर की लड़ाई अभी हो नहीं रही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से आलोक वत्स, कांग्रेस से जयकरण वर्मा, आप दोनों का स्वागत। आलोक जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मिल रही। आलोक जी, कमाल का चल रहा है आपका तो। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, परचम बुलंद है, इकबाल बुलंद है, झंडा आपने फहराया हुआ है और विपक्ष सोच नहीं पा रहा है कि कहां से हमला करे आपके ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांतों की बलि भी चढ़ रही है, ये भी आप जान रहे होंगे। देखिए चंद्रशेखर, विगत कुछ वर्षों से राजनीति में मूल्यों की राजनीति खत्म हो चुकी है।
राजनीति कन्वीनियंस की है, तो उसमें जिसको भी जहाँ कन्वीनियंट नजर आता है वो वहां चला जाता है। किस कारण से जाता है ये कुछ तय नहीं। जिसको कहते हैं इंग्लिश में डाइवर्जेंट व्यूज, पूर्व व पश्चिम का व्यू रखने वाले भी साथ होते नजर आ रहे हैं। तो राजनीति का स्तर सबसे न्यूनतम पर है, अब इससे नीचे जाने की कोई गुंजाइश नहीं। आप ना आलोक जी बहुत इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि हो रहा है जिसके कहने में कोई गुरेज नहीं है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वर्तमान ऐसा है कि अब सिद्धांतों की बलि ही नहीं, सत्ता के लिए समझौता कैसा भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ये भी चल रहा है। देखिए, कौन मैरिज कर लेगा, कौन डिवोर्स कर लेगा, ये आप और हम आकलन नहीं कर सकते, और कितनी बेशर्मी से कर लेगा ठीक कह रहे हैं, ये भी आप आकलन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसलिए अब यही विधि राखे कोई विधि रही है, अब जैसा जो हो रहा है देखते रहिए, हम और आप कर क्या सकते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जयकरण जी, क्या लग रहा है भाई, आप एकजुट होते हैं और बहुत भौकाल रच देते हैं, लेकिन फिर नीचे हवा निकल जाती है। शिमला, शिमला के बाद बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद फिर नई डेट, फिर नई तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लग रहा है आपको कि सामना कर पाएंगे, क्योंकि अभी स्थितियां बहुत कमजोर है आपकी। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि स्थितियां कमजोर इसलिए है क्योंकि हम लोगों को जो प्लान बनाने पड़ रहे हैं, बदलने पड़ रहे हैं, उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। देखिए, लोकतंत्र को बचाना, देश को बचाना, ये कोई मामूली बात नहीं। जब सत्ताधारी दल, सत्ता के लोग, सत्ता में बैठे लोग देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हो, देश के विपक्ष को खत्म करना चाहते हो, देश की संस्थाओं को बेच करके बर्बाद कर देना चाहते हो, हम दो हमारे दो की सरकार चलाना चाहते हो, जिनको इस देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों, कानून, संविधान से मतलब ही ना हो, तो उस लड़ाई को लड़ने बहुत कठिन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब लड़ाई लड़ने से पीछे होंगे, क्योंकि हम वो लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि संविधान को बचाना है। संविधान रहेगा तभी लोकतंत्र रहेगा, और जब हमारा संविधान बचेगा तभी ये देश बचेगा। जब देश बचेगा तभी संविधान बचेगा। जयकरण जी, देखिए, सिंहासन पर बैठकर कौन ऐसा आचरण करता है कि सिद्धांत बने रहे, और सिंहासन पर आप भी बैठे हैं, और जब आप बैठे तो आपने भी सिद्धांतों की बलि दी है। ये कहानी कोई नई नहीं है। इसलिए अब जनता जो होती है ना, वो ये सोचती है कि क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, और इसी उम्मीद में दशकों से वोट डाल रही है। लेकिन नहीं, अभी आपसे उम्मीदें लग रही हैं, और उन उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे, क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र में 4 से 6 सर्वे भी हुए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो 48 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें आधा आधा बंटवारा हो रहा है। कांग्रेस बड़े कम से कम 2.5 से ऊपर की दावेदार है उन सीटों पर। तो ऐसे में आपको बताना होगा महाराष्ट्र में भी, और जहां जहां आपकी मजबूती है, कि आप दरअसल क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं और किसके लिए करने वाले हैं, ये आपको बताना होगा। बुरा ना मानिएगा, दिल पे मत लीजिएगा मेरी बात को। हमारी भी सुनिए। देखिए, अभी आपने देखा होगा 27 तारीख को माननीय मोदी जी ने जो भाषण देने का काम किया, और उन्हीं विधायकों के ऊपर उनको भ्रष्टाचारी आरोपी बताने का काम किया, और वही विधायक आज उनके पार्टी में सदस्यता लेकर के सारे लोग पाक साफ हो गए हैं। तो माननीय मोदी जी ये जानते हैं कि हम कुछ भी कहेंगे, हम किसी के बारे में कुछ कहेंगे, जनता इससे ताल्लुक नहीं रखेगी। जनता सिर्फ भावना और धन के आधार पर हमारे बातों को सुनने का काम करती है। आज 27 तारीख का भाषण उनका उठा करके सुनवाइए दर्शकों को, और दिखाइए किस प्रकार से एनसीपी का नाम दे करके, उनके विधायकों का नाम दे करके
वो मंच से उनको कोसने का काम कर रहे थे, देश विरोधी बनाने का काम कर रहे थे। 4 ही दिन में कौन सा ऐसा चमत्कार हो गया कि माननीय मोदी जी उनको अपने छाती से चिपकाए हुए, गले से लगाए हुए माला फूल दे करके उनको मंत्री देने का काम करने का वो द्रोही नहीं है? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या वो देश के साथ गद्दारी कर नहीं कर रहे हैं? तो ये मोदी जी को स्वयं समझना होगा। रही बात हम विपक्ष की, कांग्रेस की, तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, जो डर गए वो भाजपा में चले गए। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो भाजपा में जा रहे हैं वो उनकी मर्जी है, उनका वो है। वो डरे हुए लोग हैं, वो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो जाएं, वो अपने आप को कमल छाप बना करके अपने आप को अच्छा करें, महकाओ अपने शरीर को। लेकिन जनता सब जानती है, जनता यह भी जानती है कि जब लूटने का समय था, जब लूटने के आरोप लगाने का काम था, तब माननीय मोदी जी इन्हीं विधायकों को दिन भर कोसते थे, भाषण देने का काम करते थे। लेकिन जब अपनी पर आई और सरकार बनाने की बार आई, तो माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री शब्द जो इतना बड़ा गरिमा होता है प्रधानमंत्री शब्द का, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री शब्द को भी तार तार करने से नहीं चूका। इसीलिए देश कहता है कि हम तो और हमारे दो की सरकार देश के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। आलोक जी, ये जो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और दिल्ली में चिट्ठियां बन रही हैं किसको, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको बनाइए ना बनाइए, पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मंडाविया, ये लोग तो समर्पित लोग हैं, ये केंद्रीय मंत्री रहें ना रहें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्मेंद्र प्रधान हैं, पीयूष गोयल हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब कैबिनेट विस्तार के मायने क्या हैं? सिर्फ ये कि जो बाहर से आकर्षित होकर आपके साथ आ गए हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए? देखिए त्रिशूल जी, जहां तक रही कैबिनेट के रिशफलिंग की बात, ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है जी, कि किसको रखें किसको ना रखें। और मेरे समझ से अगर कोई फेरबदल होती है तो हो सकता है कुछ अक्षम लोगों को या कुछ बीमारी से ग्रसित हो गए हों या किन्हीं का परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री को उनके मन के लायक नहीं मिला हो। इन कारणों से अगर रिशफलिंग होती है ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में है। सुना ये जा रहा है कि 10 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। गुजरात से एकनाथ शिंदे को राज्यसभा के जरिए दिल्ली पहुंचाया जाएगा, फिर केंद्रीय मंत्री की ताजपोशी होगी, क्योंकि भाई कुछ तो देना पड़ेगा। अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो अक्टूबर में चुनाव भी लड़ना है, अगले अक्टूबर में, उससे पहले आम चुनाव है, 48 सीटों पर रणनीति भी तैयार करनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है गणित के कैसे जीता जाएगा। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी, ये जो अपोजिशन के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसकी कवायद अभी मूर्त रूप नहीं ले सकी है। इनका भी मकसद तो इलेक्शन लड़के जीतना है, भाजपा को हराना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने किला को बचाने के लिए कोई प्रयास करती है तो लोकतांत्रिक प्रयास है, उसमें क्या दिक्कत है। और रही बात आया राम जिया राम की, तो ये भारतीय इतिहास में कोई नई बात नहीं, ये बरसों बरसों से होता रहा। जब तक इसके ऊपर इनकी आवाज नहीं, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार करें। जब तक इसके ऊपर नहीं, इनकी आवाज को सुन ले, हम भी तो सुन ले क्या कह रहे हैं, खुद सुन नहीं पा रहे हैं। ये मैं कह, जब तक इसके ऊपर कोई सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक ये होता रहेगा। ये कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा? सिद्धांत का इसी तरीके से, एक बार आलोक जी का इसी तरीके से मजाक बनता रहेगा। आलोक जी, सिद्धांत के ध्वजवाहक आप हैं और सुचिता के ध्वजवाहक आप हैं और परिवर्तन के ध्वजवाहक आप हैं, तो
कौन करेगा बताइए। उम्मीदें तो आप ही से थी ना, बड़ी उम्मीदें कि आप ऐसा कर देंगे कुछ कि कम से कम जो जनादेश होगा उसका अपमान नहीं होगा। लोग वोट किसी को दे रहे हैं और वो व्यक्ति कहाँ से किस पार्टी में आया है, किस सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है, कहाँ चला जा रहा है सत्ता के लिए। तो ये ध्वजवाहक तो आप ही है ना कि इसको ठीक कौन करेगा। आप नहीं कर पाएंगे तो शायद कोई नहीं कर पाएगा। देखिए एक चीज आपको बता दूं, इसके लिए सभी दलों को बैठकर इस पर एक दृढ़ प्रतिज्ञा से एक फैसला लेना होगा। ये कोई अध्यादेश नहीं लागू हो सकता है, इसमें सबों की सहमति चाहिए, तभी ये संभव है। कैसे होगा? अपराधियों को तो टिकट दिया जा रहा है, कैसे होगा बताइए आप। और कौन बीजेपी या कौन कांग्रेस उसमें शामिल नहीं है, सब तो दे रहे हैं आलोक जी। दूसरी बात त्रिशूल जी कि जब तक देश की जनता के वोट देने का मापदंड क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद रहेगा, तब तक ये कुसंगतियां जीवित रहेंगी, बलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। ठीक है, मैं जयकरण जी आपके पास आऊंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। जयकरण वर्मा जी, कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और जो विद्रोही आपने छोड़ दिए हैं और जो अब सत्ता में आ गए हैं, सत्ता का झंडा बुलंद कर रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। तो कैबिनेट के विस्तार को कैसे देखते हैं? अब कुछ ही समय बचा है, इसके बाद चुनाव होंगे, तो अब 4 से 6 महीने में क्या बड़ा होने वाला है, ये कांग्रेस कैसे देख रही है इसको? नहीं, देखिए, कांग्रेस नहीं पूरी देश की जनता देख रही है कि माननीय मोदी जी के पास नेताओं की कमी हो गई है। उनके पास कुछ ऐसे लोग अब नहीं है जो मंत्रिमंडल चला सके या उप मुख्यमंत्री जैसा पद संभाल सके। इसलिए माननीय मोदी जी दूसरे दलों के लोगों को, जिनको कल तक भ्रष्टाचारी कहते थे, उनको ला करके और सम्मान के रूप में पद दे करके उनके हिसाब से देश चलाना चाहते। देखिए, प्रधानमंत्री जी का विवेकाधिकार है, अधिकार है, संविधान में निहित है कि वो अपने विस्तार कर सकते हैं। मेरा इतना मानना है कि प्रधानमंत्री जी को ये विस्तार नहीं करना चाहिए, मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश की जनता ये नहीं चाहती। देश की जनता चाहती है माननीय मोदी जी का बदलाव हो, भारतीय जनता पार्टी का बदलाव हो, देश में एक साफ सुथरी और छवि का सरकार बने जिससे देश की उन्नति हो सके। इनके बदलाव से, इनके विस्तार से जनता को कोई लेना देना नहीं है। मैं बड़े ही विश्वास के साथ कह सकता हूं आपको, आप सर्वे भी करवा लीजिए, कोई भी इनका मंत्री हो, आज जनता नहीं जानती। सिर्फ हम दो, हमारे दो तक जनता जानती है। या तो अमित शाह को लोग जानते हैं या नड्डा को थोड़ा बहुत जानते, नहीं तो हम अमित शाह और माननीय मोदी जी तक ही सीमित है। अभी आपने देखा होगा रेल हादसे के बाद लोग समझ पाए कि रेल मंत्री कौन है। तो अन्य मामले को छोड़ दीजिए आप। तो मेरा इतना कहना है कि देश की जनता की जो चाहत है, माननीय मोदी जी उनकी चाहत को एक्सेप्ट करें और देश के हित में कदम उठावें। ये विस्तार से, बदलाव से देश की जनता का कुछ होने वाला नहीं है। कुछ करना है तो देश हित में करके दिखाओ, वरना कुर्सी खाली करो। ऐसी देश की जनता चाहती है। हम क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, हमारे आपके कहने से मान्य वाले नहीं है, क्योंकि अपने मन की बात कहकर वो समाप्त कर देते हैं। लेकिन देश की जनता की बात नहीं सुनेंगे, तब उनके झूठ पे खड़ा जो खड़ चुका है, जो कूद चुका है, अब देश की जनता उनको बदल देगी। वो बदलते हैं तो बदलते हैं, नहीं देश की जनता बदलने के लिए तैयार बैठ। महाराष्ट्र में जो हुआ, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सत्ता में कोई भी हो, आचरण वैसा का वैसा ही करना पड़ता है जैसा सत्ता सोचती है, और प्राप्ति का और वर्चस्व का। नहीं, देखें, दो चीज आप समझिए। जनता एक चीज जानती है कि माननीय मोदी जी को जनता के ऊपर विश्वास नहीं। वो जानते हैं। देखिए, धन क्यों कमाया जाता। माननीय राहुल गांधी जी इसीलिए पूछ रहे थे सदन में कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। इसीलिए पूछते क्योंकि माननीय मोदी जी इन्हीं पैसों को हमारे विधायकों के खरीद फरोख्त में इस्तेमाल करते हैं, और आने वाले समय में भी ये पैसा चुनाव में झोंकने करेंगे। और जब इनका सूता साफ होगा, इनके विधायक नहीं, फिर भी ये सारे विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का कुचक्र करेंगे, जो देश की जनता भली भांति समझ चुकी है।
देश की जनता ये भी जानती है कि माननीय मोदी जी, आपको जो करना था आपने कर दिया। देश को जिस हालत में लाना चाहिए था वहां नीचे से नीचे गाड़ दिया है। अब देश को और बर्बाद मत कीजिए। मेरा भी पूरा निवेदन है कि धन की बदौलत, दबाव की बदौलत, ईडीसीपी या इनकम टैक्स की बदौलत आपने बहुत सत्यानाश किया है देश का। इससे ज्यादा न बदलिए। ये देश हमारा है, आपका है। जब देश रहेगा तभी सभी राजनीतिक दल रहेंगे। आलोक जी, कैबिनेट विस्तार भी हो रहा है, महाराष्ट्र में सत्ता भी बन रही है और बिल्कुल अजीत पवार जिन पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगाए जाते रहे वो आपके साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है कि एक दौर बीतने के बाद वो सब चीज़ें धराशायी हो गई जिन सिद्धांतों की कहीं ना कहीं बात कही जाती थी, और जनता को सब दिखता होगा, जनता सोचती तो होगी ना कि ये हो क्या रहा है। देखिए, सही कहा मेरे कांग्रेस के साथी ने, अंतोगत्वा ये फैसला जनता के कोर्ट में जाएगा। कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, ये जनता तय करेगी। हर आदमी अपने हिसाब से अच्छाई करता है कि नजर में ठीक ही होता है जो भी उसके द्वारा उठाया गया कदम है, लेकिन इसका फैसला जनता को करना है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता इस पर अपना निर्णय देगी। अभी तो बहुत उठापटक होगा इस तरीके का, देखते तो जाइए। अभी जैसे जैसे नजदीकी आएंगी चुनाव, इस तरीके की गतिविधियां रुकेंगी नहीं, लेकिन कई जगह नुकसान हो रहा है और महाराष्ट्र में भी नुकसान बताया जा रहा है। मैंने एक चीज कहा ना, जो लोग इस चीज को करते हैं और आपका एडवाइस नहीं लेंगे, समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं तो सही है। जो जाने वाले हैं वो भी समझ रहे हैं जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और एक जाए तो माने, पूरा का पूरा कुनवाई चला जाता है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार जी का साथ छोड़ेंगे। प्रफुल्ल पटेल तो साथ ही है ना, अभी कहाँ छोड़ रहे हैं साथ? हाँ? अभी कहाँ साथ छोड़ रहे हैं प्रफुल्ल पटेल? क्या बात कर रहे हैं? छोड़ दिया, पूरी तरीके से छोड़ दिया। के साथ, अजीत पवार के साथ मीटिंग में उनके दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। तो आप फोन बराबर करते रहे, चर्चा करते रहे, इसलिए आपने ही करवाया है, छुड़वा दिया साथ। सुप्रिया सुले तो बेटी है, वरना उनको भी छुड़वा देते आप। अरे भैया, एक मिनट बताइए त्रिशूल जी, आप बिकेंगे तब ना हम खरीदेंगे। आप नहीं बिकिएगा तो कौन खरीद सकता है? मैं ऐसे भी नेताओं को जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उनको इस धरती पर न मेनका जीत सकती है, न कुबेर जीत सकते हैं, न राम जीत सकते हैं, न रहीम जीत। नहीं, फिर आप कहते हैं ना राम राज्य अमृतकाल, फिर उन सब चीजों के क्या मायने हैं? आपने वो फिल्म देखी है अग्निपथ? वो है असली राम राज्य का चित्रण। तो लेकिन लोकतंत्र तो किसी फिल्म के हिसाब से नहीं चलेगा ना। लोकतंत्र तो नहीं, ये कलयुगी राम राज्य है। अग्निपथ के जैसा ही चित्रावली आपको देखने को मिलेगा। समाज के दर्शन दिखा रहा है। नहीं, लेकिन उस दर्शन के प्रणेता तो आप ही है ना। अगवानी कौन कर रहा है? अगवानी कौन कर रहा है? जिसको मौका मिल रहा है वो अपनी चला रहा है। कोई शांत होकर थोड़ी बैठा हुआ है त्रिशूल जी। मेरी ज्यादा चल गई तो मैंने नहीं, मेरी ज्यादा चल गई तो मैंने ज्यादा चला लिया। नहीं, ठीक है, आप सच बोलते हैं और हौसला करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जयकरण जी तो बहुत करता है कि सच बोलूं, क्या करें, हौसला नहीं होता। और ये हौसला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं हैं, उनके अधिकारों के प्रति वो देखते हैं, राजनीतिक दलों को वोट करते हैं।
क्या आलोक जी ये बताने का काम करेंगे कि शिंदे साहब के साथ जितने विधायक गए थे, चाहे भावना जी रहे हो, चाहे यादव जी रहे हो, या इनके सहयोगी जोशी जी रहे, उनके खिलाफ जो ईडी इनकम टैक्स का मामला चल रहा था, क्या तब से कोई रेड उनके घर पर पड़ी, या जो साथी आजकल में गए हैं इनके ऊपर जो इनकम टैक्स का ईडी का मामला चल रहा है, क्या इसके बाद वो भी समाप्त हो जाएगा, ये मुकदमा या कार्रवाई चलती रहेगी, जांच चलती रहेगी, या सिर्फ और सिर्फ वो सारे मुद्दे समाप्त कर दिए जाएंगे? अगर तो यही कानून है मोदी जी का, यही संविधान है, यही इनका लोकतंत्र है और यही न्याय है मोदी जी का, तो ऐसे न्याय मुबारक हो मोदी जी को। ये कांग्रेस को, विपक्ष को, इस देश को इस न्याय और इस आज से जरूरत नहीं है, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों में से हमारी गिनती नहीं होनी चाहिए। शायद इसीलिए हम संविधान के पक्ष में खड़े हैं, देश के पक्ष में खड़े हैं। आप जिनसे पूछिए कि शिंदे साहब के पास जितने भी विधायक गए थे, उनके ऊपर जो कार्रवाइयां चल रही थी, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई दोबारा दबिश पड़ी या नहीं पड़ी, या अजित पवार साहब के साथ जो लोग गए हैं, जिनके ऊपर जो मामले चल रहे हैं, क्या इनके भी मामले समाप्त कर दिए जाएंगे या कार्रवाई चलेगी या पूरी तरह से समाप्त होगी? ऐसा मैं आलोक जी से जानना चाहता हूँ। आलोक जी देखिए, इस मामले में तो हम पाक साफ हैं। देख, किसी के ऊपर लगे हुए आरोपों को, या अगर किसी के ऊपर कोई अपराध का केस है, ने उसको विड्रॉ नहीं किया है। कानून अपना काम करेगी जी। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो सजा उनको मिलनी होगी। ठीक है, वो मिलेगी बिल्कुल। लेकिन जब तक दोष नहीं, ये आलोक जी ये बताने का काम करेंगे कि शिंदे साहब के पास जितने विधायक गए थे, उन पर कोई रेड आज तक पड़ी, कोई कार्रवाई पड़ी? ये फैसला नहीं होने वाला, तो क्या ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। ये अध्याय है, देखते रहिए, इस अध्याय में और आगे जुड़ता रहेगा। समय समाप्त हो रहा है आलोक जी, जयकरण जी, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, समय की कमी है। आलोक जी, जयकरण जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सत्ता आंखों पर पट्टी बांधकर सबको गले लगा रही है और ना घोटालेबाजों को देख रही है, ना भ्रष्टाचारियों को देख रही है। ऐसे में बार बार अदम गौंडवी की वो पंक्तियां याद आती हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे हैं, तुम्हारा दावा किताबी है। और शायद लोकतंत्र जो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, बेमानी सा है जब जनादेश को पाकर और झंडा सत्ता का लेकर लोग बिल्कुल बेगाने से हो जाते हैं। और ये शायद सत्ता का आचरण है जो लगातार बदस्तूर जारी है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।